हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी और मैं ना पॉलिटी पार्ट्स में पढ़ाऊंगी आपको, जिससे आपको भी इजी हो समझने के लिए और मुझे भी पढ़ाने के लिए इजी हो, बिकॉज पॉलिटी में ना बहुत चीज़ें आ जाती है, तो इसीलिए वी विल स्टडी इन पार्ट्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके बारे में डिमांड कब से आई? सो बेसिकली जब ईयर था 1934, तो उसमें ना एक आइडिया दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए इंडिया के लिए, और ये फर्स्ट दिया था एम.एन. रॉय ने इन द ईयर 1934 इटसेल्फ। फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, INC, उसने भी ऑफिशियली डिमांड किया था कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था ऑन द बिहाफ ऑफ INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग से। आज भी आपको पता है जो वोट हम करते हैं उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है, सो दैट इज वोटिंग। एंड उन्होंने बोला था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो हम इंडियन सिलेक्ट करेंगे और उसमें सिर्फ इंडियंस होने चाहिए और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बाहर से। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि कोई भी ब्रिटिश नहीं होना चाहिए उसमें, और ना ही वो कुछ इंटरफेरेंस करे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। फिर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी ये डिमांड इन द अगस्त ऑफर, और 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा था विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये जो है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, बिकॉज मुस्लिम लीग को चाहिए थी कि इंडिया दो ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड हो जाए, मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया, और इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसमें फाइनली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बननी थी उसकी डिटेल्स आती है, एंड फाइनली 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। ओके, तो उसके बाद वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में एक्सेप्ट हो गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो अब इसके कॉम्पोजिशन कैसी होगी? सो टोटल स्ट्रेंथ जो रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389। उस 389 सीट्स में से जो 296 सीट्स थी वो एलोकेटेड थी ब्रिटिश इंडिया को, ठीक है, और जो 93 सीट्स थी वो एलोकेटेड थी प्रिंसली स्टेट्स को। आउट ऑफ द 296 सीट्स जो कि ब्रिटिश इंडिया की थी, उसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होने थे फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंस, और जो 4 बचे हुए थे वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से इलेक्ट होने थे। सीट जो एलोकेट होनी थी ब्रिटिश प्रोविंस में वो डिवाइड होनी थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में वो सब आ जाते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम मुस्लिम एंड सिख इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। आपको पता है कि अभी भी जो राज्यसभा में हम इलेक्ट होते हैं, पर्सन जो नॉमिनेट होते हैं, वो इस हिसाब से होते हैं कि जॉन जिस पॉपुलेशन से जितना है उस हिसाब से उनमें सीट्स होती है। तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर राज्यसभा की सीट्स यूपी के लिए सबसे ज़्यादा है। वैसे गोवा में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गोवा की बस 1 सीट है राज्यसभा में। सो यही लिखा है कि इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे इंडिया थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बट महात्मा गांधी नहीं थे। सो अब जैसे हमें कॉम्पोजिशन मिल गई कि कौन कहाँ से कितने मेंबर्स होने थे और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो अब हम वर्किंग देख लेते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को करी थी। इट इज़ इवन बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। और जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने बॉयकॉट की थी ये मीटिंग एंड डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एज ए रिजल्ट ओनली 211 मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग। और इस मीटिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा थे ना, वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको इलेक्ट कर दिया था एज अ टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसके 2 काम थे। पहला काम ये था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और दूसरा काम ये था कि उन्हें देश भी चलाना था, क्योंकि अभी देश आज़ाद हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट जब हमें देश चलाना था तो GV मलंकर प्रेसिडेंट हुआ करते थे।
ये पॉइंट याद रखना। अभी देखो कि जैसे डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे ना, तो इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। बट जब इलेक्शन हुए तो मेन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक्चुअल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछा जाए तो डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा। और इनके साथ ना 2 वाइस प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद के साथ, जो थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। दे वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पर ही हमारा प्रीएम्बल बना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारी ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफ़ी कमिटीज़ थी, कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से कमेटी का कौन प्रेसिडेंट था। सो जहाँ जहाँ ये ना मेजर कमिटीज़ हम पहले देख लेते। तो जहाँ जहाँ आपको यूनियन वर्ड दिखे ना, आप समझ लेना कि जवाहरलाल नेहरू उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके साथ जवाहरलाल नेहरू एक और चीज़ के भी प्रेसिडेंट थे, दैट इज स्टेट्स कमेटी, ठीक है। तो यूनियन और स्टेट जहाँ पर देखे उनके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड, जो प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो एज यूजुअल सबको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनके प्रेसिडेंट थे। Now we also had advisory committee on fundamental rights, minorities, tribal and excluded area। तो ये सरदार पटेल के अंदर आती थी और इस कमेटी के ना 5 सब कमिटीज थे। अगर फंडामेंटल राइट की सब कमेटी अगर सिर्फ बोले कि फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल की जो कमेटी है ओवरऑल, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट अगर सब कमेटी बोले ना तो फंडामेंटल राइट्स की JB कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी के H.C. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फॉर इंटर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है तो गोपीनाथ बोरदोलोई। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन असम उसके थे A.V. ठाकर। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इसके कोई भी नहीं थे एज सच कमेटी के प्रेसिडेंट, तो आप बाय डिफॉल्ट सरदार पटेल ही थे। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट मेजर कमेटी के बाद वी हैव माइनर कमिटीज। सो जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी के थे अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी के पीस पत्ताबी सीता रमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के डॉक्टर K.M. मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली G.B. मलंकर। अभी मैंने बताया ना 2 टाइप के थे, एक अब देश चलाना था और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। देन एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वरादाचार्य, ये असेंबली के मेंबर नहीं थे इसलिए मैंने साइड में हाईलाइट कर दिया है। देन कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे P. पताभी सीता रमा, एंड एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के नालिनी रंजन सरकर। लिंग्विस्टिक प्रोविंस के एस के आधार ये भी नहीं थे असेंबली मेंबर, जहाँ जहाँ जो असेंबली मेंबर नहीं थे मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है, ये भी नहीं थी नालिनी रंजन सरकार। देन स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन एंड एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वरादाचार्य, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थे। मेन है आपका मेजर कमिटीज, माइनर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग एक देख लेना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी और ये G.B. मलंकर की। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, ये 7 मेंबर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो प्रेसिडेंट चेयरमैन थे, आपको पता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा और 6 थे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और इनके नाम आते हैं। फर्स्ट थे N. गोपालस्वामी अयंगर, नेक्स्ट है अलादी कृष्णमस्वामी अय्यर, देन डॉक्टर K.M. मुंशी, सईद मोहम्मद सहदुल्ला, नेक्स्ट वी हैव N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्तल को रिप्लेस किया था, हु हैव रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। देन वी हैव T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने भी रिप्लेस किया था D.P. खेतान को बिकॉज ही डाइड इन 1948। ओके, सो ये 7 इंपॉर्टेंट मेंबर्स है और लास्ट में किसने किसको रिप्लेस किया था ये भी याद रखना। दिस कमिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 21 फरवरी 1948। तो मीटिंग कब सेटअप की थी? 29 अगस्त 1947 और पहला ड्राफ्ट आया था 21 फरवरी 1948 को। पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ टू डिस्कस द ड्राफ्ट, मतलब आप ड्राफ्ट देखो, पढ़ो, आप कुछ सजेशंस है तो दो एंड देन दे विल इंक्लूड दैट सजेशंस। और सेकेंड ड्राफ्ट फिर पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1948 को। देन द कमिटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। इन टोटल द कमिटी सेट फॉर ओनली 141 डेज।
सो 141 डेज में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट यू शुड नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 4 1948 को लाया था एंड इट वाज द फर्स्ट रीडिंग, एंड जो असेंबली थी उन्होंने जनरल डिस्कशन किया था 5 डेज तक टिल नवंबर 9 1948। नेक्स्ट, द मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड पास्ट। सो पास्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949। ये डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके 26 नवंबर 1949, बिकॉज इस डेट पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने इनेक्ट किया था, मतलब अडॉप्ट किया था। एंड ये डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी डेट पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था एंड इसी डेट को हमने अपना प्रीएम्बल भी अडॉप्ट किया था, और प्रीएम्बल को इनफैक्ट हमने इसी डेट पर एनफोर्स भी कर दिया था, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको हमने एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो डेट्स में कंफ्यूज मत होना। अगर पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था तो वो 26 नवंबर 1949 को, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था तो वो था 26 जनवरी 1950 को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल होते हैं, आपको पता है कि जैसे कभी किसी ने बिल लाया तो वो डेट होती है कि उस बिल को अडॉप्ट किया इस डेट पर उस पर डिस्कशन चलता है और फिर डिस्कस होने के बाद वो बिल फोर्स में आता है। तो जिस दिन पर वो फोर्स में आता है उस दिन अलग होता है जिस दिन से हम वो अडॉप्ट करते हैं। तो सिमिलरली ये भी उसी केस है। So out of the total 299 members of the assembly, only 284 members were present on that day and signed the constitution, जिस दिन हमारा constitution पास हुआ था। So the constitution adopted, अभी बताया ना मैंने, adopted and enforced में confuse मत होना। adopt हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एक preamble था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। फिर अमेंडमेंट के बाद ये काफ़ी चेंज हो गया, 8 स्केड्यूल्स की जगह आज 12 स्केड्यूल्स है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अडॉप्ट हमने 26 को किया था और प्रीएम्बल को तो हमने उसी दिन ही एनफोर्स भी कर दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बिकॉज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एंड इन्हें मॉडर्न मन्नू भी बोला जाता है। ओके, मैंने दिस इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नाउ जनवरी 26 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था। जनवरी 26 को ही क्यों किया था, इधर उधर क्यों नहीं किया था? बिकॉज हम इंडिपेंडेंस तो बहुत पहले हो चुका था और 26 को हमने बना भी लिया था, तो 26 को कर लेना चाहिए था 26 नवंबर को। बट वाई वी सिलेक्टेड 26 जनवरी? बिकॉज 26 जनवरी वॉज चूजन बिकॉज इट वॉज इन डे इन 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC। लाहौर सेशन में कौन था चेयरमैन, आपको पता है? तो लाहौर सेशन में था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था बैक इन 1930। तो इसीलिए 26 जनवरी एक बहुत सिग्निफिकेंट डेट है इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और इसीलिए हमने चूज़ किया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट पर एनफोर्स करेंगे और इस डेट को हम रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, सबसे पहले था कि जो एलिफेंट है ना, इसको हमने अडॉप्ट किया था एज आवर सिंबल और सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो सर BN राव थे वो हमारे लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। HVR अयंगर सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैलीग्राफर कौन था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई हिम in italic style. Okay, and the original version was beautifully and decorated by artists from Shanti Niketan including Nandlal Bose and Bihor Ram Manohar Sinha. तो डेकोरेटेड मतलब जो भी पिक्चर्स इंक्लूड की थी वो किसने करी थी? तो नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा। बेहोर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो प्रेम बिहारी रायजादा ने प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हैंड रिटन लिखा था। एंड जो कैलीग्राफी थी ना हिंदी वर्जन की, वो की थी वसंत कृष्ण वैद्य ने और डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है जो पूछते हैं कि हमने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम कब किया। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उन्होंने ये फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे। इट रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन May 1949। कॉमनवेल्थ मतलब जो कंट्रीज ब्रिटिश रूल के अंदर थी उन्हें बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? जो ब्रिटिश रूल के अंदर थी। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि हमने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, दैट इज 22 जुलाई 1947।
हमने अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 को किए थे। नेशनल एंथम आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन, एंड जो नेशनल सॉन्ग है दैट हैज़ बीन रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जो उनकी बुक है आनंद मत, उसमें थे वंदे मातरम। ठीक है, और ये दोनों हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे, बट फ्लैग 22 जुलाई 1947। जो फ्लैग है ना वो किसने डिज़ाइन किया था ये बताना आप ज़रा कमेंट में। एंड इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही इलेक्ट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना उन्होंने 11 सेशंस लगाए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ओवर 2 years 11 month एंड 18 days। सो ये डेट पूछी जाती है। सो दिस इज़ ऑल ओवर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, बी इट कि किसने क्या बनाया है, हमने कब अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, किसने कौन सी चीज़ के बारे में बोला, एंड मोर ओवर स्ट्रेंथ क्या थी। सो एवरीथिंग इन दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने कुछ भी इधर उधर से नहीं उठाया है। एवरीथिंग आई हैव रिटन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, एंड वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उठाए हैं। अगर आप ये पढ़ लोगे तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम प्रीएम्बल एंड पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैं पार्ट्स आपको अलग अलग वीडियोस में पढ़ाऊंगी। लाइक आई विल मेक 3-4 वीडियोस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड आई विल अपलोड देम, ताकि ईजी हो आपको हर पार्ट के बारे में समझने के लिए। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रीएम्बल एंड फ्रॉम पार्ट 1 to 4। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बट PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।